Hello friends, welcome to Academy by SS. Friends, today we will discuss about the psychological test that is problem solving ability test. तो इसको आपको साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल में आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और कौन कौन से पॉइंट्स इसमें लिखे जा सकते हैं उसके रिगार्डिंग हम आज बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने साइकोलॉजिकल टेस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट की तरफ। तो सबसे पहले देखिए, जो आप प्रैक्टिकल फाइल में लिखेंगे सबसे पहले एम लिखेंगे। तो एम क्या है इसका? टू मेजर द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट पी सेट डेवलप बाय एलन दुबे। तो ये जो टेस्ट है पी सेट का, जो हम टेस्ट लगा रहे हैं ना, जो हम पार्टिसिपेंट पे लगाएंगे जिससे उसकी हम प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मेजर करेंगे, वो आपका मिस्टर एलन दुबे जो हैं उनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसके इंट्रोडक्शन में देखिए आप क्या क्या ले सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट है, तो सबसे पहले इसमें आप प्रॉब्लम का लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम क्या होती है बेसिकली। उसके बाद आप लिख सकते हैं मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीनिंग क्या है उसको लिखेंगे आप। फाइन। प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीनिंग लिखने के बाद में आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की डेफिनेशंस। ओके, एक बार मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप प्रॉब्लम का मीनिंग लिखेंगे। प्रॉब्लम का मीनिंग लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है ना, मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर जहाँ आपका मीनिंग ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका कंप्लीट हो जाए टॉपिक, उसके बाद आप कुछ डेफिनेशंस लिख सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। फाइन। देखिए, आप ना किसी अच्छी बुक्स वगैरह जो हैं उनको कंसल्ट करके ये डेफिनेशंस लिख सकते हैं, जहाँ से आपको क्लियर हो जाए कि भाई हाँ, ये डेफिनेशन प्रॉपर डेफिनेशंस आप लिख रहे हैं। तो ये आपके कुछ डेफिनेशंस हैं किसकी? प्रॉब्लम सॉल्विंग की। उसके बाद में आप लिखेंगे स्टेप्स क्या क्या होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के। देखिए, जो मैंने इसमें लिखे हैं, मैंने आपकी जो एस के मंगल की बुक है एडवांस एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसके हिसाब से लिखा है। तो उसमें आपका जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स हैं वो एज़ पर जॉन ब्रेंसफोर्ड एंड बेरी स्टेन जो हैं, इनके हिसाब से आपके 5 स्टेप इन्होंने दिए हैं, जिसको हम आइडियल के उससे डिनोट कर सकते हैं। तो आइडियल में आपका आई जो है वो है आपका आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, डी फॉर डिफाइनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम, ई फॉर एक्सप्लोरिंग पॉसिबल स्ट्रैटेजीज, ए एक्टिंग ऑन द स्ट्रैटेजीज एंड एल लुकिंग बैक एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ वंस एक्टिविटी। तो ये तो आपका किसके हिसाब से हो गया? जॉन ब्रांसफोर्ड एंड बेरी स्टेन के हिसाब से हो गया। अब जनरल अगर हम बात करें तो जनरल में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से आपके स्टेप हो सकते हैं? वो आपके होंगे, जैसे पहले सबसे पहले प्रॉब्लम अवेयरनेस। एक बार प्रॉब्लम अवेयरनेस हो गई, उसके बाद में प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, देन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, फोर्थ इज़ फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, या फिर आप क्या कह सकते हैं हंच फॉर पॉसिबल सोल्यूशंस, देन सेलेक्शन ऑफ करेक्ट सोल्यूशन, एंड द लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन ऑफ द कंक्लूडेड सोल्यूशन और हाइपोथेसिस। ओके, तो ये आपके स्टेप्स होंगे किसमें? प्रॉब्लम सॉल्विंग के। तो हमने क्या क्या लिखा है इंट्रोडक्शन में? प्रॉब्लम का मीनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीनिंग, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग की कुछ डेफिनेशंस, देन स्टेप्स, है ना। अब मैं बता देती हूँ आपको, इसमें आप और क्या लिख सकते हैं? फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग को। तो जो इसमें मैंने लिखे हैं, देखिए कुछ फैक्टर्स आपके इनहेरेंट होते हैं प्रॉब्लम के, वो मैंने इसमें स्पेसिफाई कर दिए हैं, आप इससे देख सकते हैं। एंड कुछ फैक्टर्स आपके जो प्रॉब्लम सॉल्वर है होता है ना, उससे एसोसिएटेड होते हैं। तो ये सारी जो आपको दिख रहे हैं ना लिखे हुए, जैसे आपका लेवल ऑफ प्रीवियस लर्निंग क्या है, या आपका इंटरेस्ट और मोटिवेशनल लेवल क्या है प्रॉब्लम सॉल्वर का, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग और एनालिसिस क्या है, मेंटल सेट कैसा है आपका प्रॉब्लम सॉल्वर का। ठीक है, ये सारी चीज़ें, फिजिकल और मेंटल स्टेट कैसी है प्रॉब्लम सॉल्वर की, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका किस में आ जाएंगी? फैक्टर्स जो कि प्रॉब्लम सॉल्वर से एसोसिएटेड हैं। अब स्ट्रैटेजीज़ देखिए, स्ट्रैटेजीज़ में मैंने इसमें आपका एल्गोरिथम लिखा है और क्या लिखा है? ह्यूरिस्टिक लिखा है। तो इसको आप देख सकते हैं, ये आपकी स्ट्रैटेजीज़ हो गई हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। अब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट के बारे में लिखेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट है, देखिए कोई भी आप टेस्ट ले रहे हैं ना, तो उसका एक डिस्क्रिप्शन ज़रूर लिखें कि बेसिकली टेस्ट में है क्या। ये आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आ जाएगा। तो आपका ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट है, इसके आपका टेस्ट डिस्क्रिप्शन और स्कोरिंग में क्या क्या आप लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका इसमें आप लिखेंगे टेस्ट डिस्क्रिप्शन और स्कोरिंग।
तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट है, ये आपका एलन दुबे जो है इनके द्वारा डेवलप किया गया है। इसमें टोटल 20 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं और हर प्रॉब्लम के लिए 4 अल्टरनेटिव आंसर्स दे रखे हैं टेस्ट बुकलेट में आपके। फाइन, द पार्टिसिपेंट हैज़ टू चूज़ 1 आउट ऑफ द अवेलेबल 4 अल्टरनेटिव्स। हर प्रॉब्लम के 4 सॉल्यूशंस दे रखे हैं और जो पार्टिसिपेंट है उसको इन 4 में से कोई एक को का सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। फाइन, ये 4 अल्टरनेटिव्स में, और वो जो भी अल्टरनेटिव चूज़ करेगा उसको उसके सामने जो बॉक्स दिया है ना, हर स्टेटमेंट के सामने एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स में उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। सपोज़ कीजिए कि 4 अल्टरनेटिव 1 2 3 4 में से जो पार्टिसिपेंट है उसने 2 सेलेक्ट किया, ठीक है ना, तो फिर उसको आप वहाँ पर 2 मेंशन करेंगे। फाइन, ओके। देन अब बात करते हैं आगे कि हर करेक्ट आंसर के लिए, ठीक है ना, हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क दिया जाएगा और हर गलत आंसर के लिए 0 मार्क्स दिया जाएगा। फाइन, तो इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए जो आपका टेस्ट मैनुअल में जो टाइम दिया है वो 20 मिनट्स दिया है। इसका मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम दिया गया है और टोटल 20 क्वेश्चन है। स्कोरिंग जो है स्कोरिंग की के हिसाब से की जाएगी। टोटल स्कोर्स जो भी आपका ऑब्टेन होगा उसको काउंट करके फिर आप एसेस कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। ओके, तो ये देखिए स्कोरिंग की दे रखी है। स्कोरिंग की में क्या है, इसमें प्रॉब्लम नंबर मेंशन किया गया है, ठीक है ना, और उसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए ना वो आपका मेंशन किया गया है। इसमें देखिए टोटल 20 है ना, तो 20 तक पूरे आपके स्कोरिंग की में मेंशन किया गया है कि कौन सा करेक्ट आंसर उसका होना चाहिए। इसी के हिसाब से आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। स्कोरिंग की थी आपकी किसकी, ये जो आपका टेस्ट मैनुअल में होगा। फाइन, ये आपका जो टेबल नेक्स्ट टेबल है ये आपका इंटरप्रिटेशन का टेबल है कि किस तरीके से आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के जो लेवल्स हैं उनको इंटरप्रेट करेंगे। तो देखिए ये इसमें बॉयज़ और गर्ल्स जो है ना, आपको दिख रहा होगा बॉयज़ और गर्ल्स के लिए दोनों के लिए अलग अलग स्कोर है। ये देखिए, ये आप इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, इसको आप खुद देख सकते हैं। जैसे इसमें आपको लास्ट में मैं आपको एक्सट्रीमली बताई थी ना, 5 से अगर लेस का 5 या उससे कम का स्कोर आएगा बॉयज़ के लिए तब वो एक्सट्रीमली लो होंगे, और गर्ल्स के लिए ये स्कोर 4 और उससे कम का है। फाइन, तो ये आपका एक्सट्रीमली लो वाला हो गया। ओके, अब देखिए, अब जब एक बार आप टेस्ट डिस्क्रिप्शन स्कोरिंग वगैरह उसमें लिख दोगे उसके बाद में आप लिखेंगे कि मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है ना। मटेरियल में टेस्ट बुकलेट और टेस्ट मैनुअल तो चाहिए ही होगा। इसके अलावा आपका स्टॉप वॉच, पेंसिल, इरेज़र वगैरह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ओके, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड के बाद में सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखा जाएगा। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखने के बाद में इंस्ट्रक्शंस लिखी जाएंगी। देखिए इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंस्ट्रक्शंस में आप क्या क्या लिख सकते हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसमें देखिए क्या क्या लिखेंगे कि सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देने से पहले सब्जेक्ट जो है उसके साथ में एक गुड रैपोर्ट इस्टेब्लिश करेगा जो भी आपका टेस्ट टेकर है, ठीक है ना, और सब्जेक्ट को कंफर्टेबल करेगा। उसके बाद में टेस्ट के बारे में बताया जाएगा इंस्ट्रक्शंस में। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट है इसमें क्या लिखा हुआ है आपका कि 20 प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी कि हर उसके लिए हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 4 अल्टरनेटिव आंसर्स दिए गए हैं। नेक्स्ट इज़ कि आपका जो पार्टिसिपेंट है उसको इन 4 अल्टरनेटिव्स में से 1 को चूज़ करना है, और जो भी 1 वो चूज़ करेगा उसको स्टेटमेंट के सामने जो बॉक्स किया है उसमें मेंशन करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विल बी कि हर करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क अवॉर्ड किया जाएगा और रॉन्ग के लिए 0 दिया जाएगा। टोटल टाइम लिमिट विल बी 20 मिनट्स। इस 20 मिनट्स के अंदर उसको टेस्ट कंप्लीट करके आपका जो टेस्ट टेकर है उसको वापस देना है। फाइन, और कोशिश करनी है कि हर क्वेश्चंस को 20 सारे के सारे 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाए। अब कंट्रोल मेजर्स लिख सकते हैं। देखिए कंट्रोल मेजर्स में क्या आएगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। सबसे पहले वही है कि आपका सब्जेक्ट जो है उसको कंफर्टेबल करना ज़रूरी है, उसके साथ में गुड रैपोर्ट एस्टेब्लिश करनी ज़रूरी है। फाइन, प्रॉपर जहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है वहाँ पर प्रॉपर लाइटनिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह होना चाहिए, कोई किसी तरीके का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, और इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो प्रॉपर तरीके से जो आपका सब्जेक्ट है, पार्टिसिपेंट है, उसको टेस्ट कंडक्ट करने से पहले ही दी जानी चाहिए। ये सारे आपके कंट्रोल मेजर्स में आ जाएंगे।
प्रोसीजर में आप यही लिखेंगे, देखिए प्रोसीजर जो आप फॉलो करेंगे, क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, सबसे पहले गुड रैपोर्ट एस्टेब्लिश की जाएगी, जो सब्जेक्ट है उसको कंफर्टेबल किया जाएगा, फिर उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाएंगी डूज़ और डोंट्स की, कि क्या करना है, क्या टेस्ट में नहीं करना है, फाइन। फिर उसको टेस्ट बुकलेट दी जाएगी, टेस्ट बुकलेट के बाद में उसको कहा जाएगा उस टेस्ट को स्टार्ट करने के लिए। जैसे ही टेस्ट का जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म होता है, उसके बाद में उससे टेस्ट बुकलेट ले ली जाएगी, और टेस्ट बुकलेट लेने के बाद में उसकी स्कोरिंग की जाएगी, और स्कोरिंग के बेस पे ही इंटरप्रिटेशन निकाली जाएगी। फिर जो भी टोटल स्कोर आएगा, टोटल स्कोर को कैलकुलेट करके उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट है उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को मेजर किया जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा टेस्ट है ना, यहाँ जो हमारा टेस्ट है उसमें किस तरीके से स्कोरिंग की गई है, मतलब क्या क्या रिस्पांस आया है, ये रिस्पांस को आप इस टेबल से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम का नंबर लिखा है, मैंने टेबल जो बनाई है ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपका प्रॉब्लम का नंबर लिखा गया है, इस पे फिर जो स्कोरिंग की के हिसाब से करेक्ट आंसर लिखा गया है कि कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ये जो आपका सॉरी, इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। हाँ, ये जो टेबल है ना, इस टेबल में ये टेबल में सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर लिखा, मतलब स्टेटमेंट नंबर जो है ना 1 से लेकर 20 तक मेजर लिखा जाएगा। फिर जो आंसर चूज़ किया गया है, पार्टिसिपेंट ने जो चूज़ किया है उसको लिखा है। फिर तीसरे कॉलम में क्या लिखा है हमने, जो करेक्ट आंसर है जो कि स्कोरिंग की में दिया है वो लिखा है। अब चूज़न आंसर और करेक्ट आंसर, इन दोनों से आप क्या चेक कर सकते हैं कि जो अटेम्प्ट किया है उसने करेक्ट है कि आपका रॉन्ग है। तो इसके बाद में जब ये आप सारा कर लेंगे, उसके बाद में आप जो टोटल करेक्ट आंसर्स होंगे ना उनको कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे इसका 7 आया है, तो अब इसी 7 इसके हिसाब से आप रिज़ल्ट टेबल बना देंगे, और रिज़ल्ट टेबल के हिसाब से आप लिखेंगे उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को। तो जो आपका टेबल आपको दिया गया है ना टेस्ट मैनुअल में, उसके हिसाब से यहाँ पर क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट है उसका रॉ स्कोर आपका 7 आ रहा है, तो इसके हिसाब से वो ग्रेड ई में आ रहा है, और बिलो एवरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उसकी आ रही है, फाइन। तो आपका हो सकता है आपके सब्जेक्ट का कुछ अलग आए, जैसे भी उसकी स्कोरिंग होगी उसी के हिसाब से उसका आएगा। हर सब्जेक्ट का, हर पार्टिसिपेंट का अलग अलग आ सकता है, और अलग अलग ही आएगा क्योंकि सबकी एबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। तो ये इसके बाद में आप क्या करेंगे, आप कंक्लूजन लिखेंगे। कंक्लूजन जैसे आपने लिख दिया इसमें कि यहाँ इस टेस्ट के हिसाब से जो हमने कंडक्ट किया है इसके हिसाब से वो बिलो एवरेज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पार्टिसिपेशन की शो हो रही है। लास्ट में आप रेफरेंसेस लिखेंगे, ये देखिए कुछ रेफरेंसेस इसमें दिए हैं, और बाकी आप और अच्छे अगर आपको रेफरेंसेस मिलते हैं तो आप उसको लिख सकते हैं, और आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, तो हम इसमें ऐड कर देंगे, या और जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बताने के लिए हेल्प हो जाएगी। तो ये आपके क्या हो गए, रेफरेंसेस हो गए। तो ये आपका एंड ऑफ द टॉपिक हो गया। इसके बाद में मैं आपको उसका जो टेस्ट बुकलेट है वो दिखा रही हूँ। इस तरीके की आपकी टेस्ट बुकलेट आएगी, ओके। ये आपकी टेस्ट बुकलेट है, इसमें क्वेश्चन है, स्कोरिंग आप अपने हिसाब से करेंगे। इसमें 3 पन्ने इसमें दिखा रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी टेस्ट का। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। अगर आपको इसमें हेल्प मिलती है, और आप इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं, ताकि और स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके, और हमारा चैनल भी हमें भी मोटिवेशन मिले इस चैनल को ग्रो करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।